आज हम अरावली की डेफिनेशन और माइनिंग के संदर्भ में इसका क्या महत्व है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल के ही जजमेंट में अरावली की डेफिनेशन को कंफर्म किया है और ये कहा है कि लोकल रिलीफ से 100 मीटर ऊपर जो एलिवेशन है, उसके बीच में आने वाला जो क्षेत्र है वो अरावली का क्षेत्र नहीं माना जाए, नॉन अरावली क्षेत्र है। और इस 100 मीटर से ऊपर का जो रिलीफ है और जो एरिया है वही अरावली हिल्स और अरावली रेंज के अंतर्गत माना जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अरावली अभी दो भागों में बट गया है, नॉन अरावली जो कि लोअर पार्ट है और अरावली जो कि 100 मीटर एलिवेशन से ऊपर है। ये एलिवेशन समुद्र सतह से लिया जाता है। तो इसमें जो लोकल रिलीफ है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह पर, उससे 100 मीटर ऊपर मेजर करेंगे और इसके बीच में ही माइनिंग लीजेस ग्रांट की जा सकती है। ये जो सारा फैसला है माइनिंग लीज के संदर्भ में ही आया है, तो किसी और एक्टिविटी के बारे में इसका कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ माइनिंग के बारे में इसका मेंशन है। और इस फैसले के आने के बाद से पब्लिक में अरावली की डेफिनेशन को लेकर भारी चर्चा है और विरोध भी हो रहा है, क्योंकि हम अपने मानस में जानते हैं कि कोई भी पहाड़ या पर्वत श्रृंखला उसके ग्राउंड लेवल से उसके जो हाईएस्ट पॉइंट है जिसे पीक बोलते हैं, उसके बीच में ही होती है। तो एक जनरल परसेप्शन बन रहा है कि इसका मतलब कि अरावली तो अब नीचे का हिस्सा तो अरावली नहीं है, नीचे का हिस्सा भी अरावली है, लेकिन सिर्फ माइनिंग पर्पस के लिए वो अरावली से बाहर रखा गया है। और ये डेफिनेशन देके शायद थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो गया, बल्कि इसको सिंपल ऐसा भी बोल सकते हैं कि माइनिंग के लिए कितनी ऊंचाई तक हम माइनिंग लीजेस ग्रांट कर सकते हैं। तो शायद इतनी आपत्ति किसी को होती नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन ये हो गया कि अब इसके नीचे 100 मीटर से ऊपर का दायरा ही अरावली है और उसके नीचे का जो हिस्सा है वो अरावली नहीं है। तो उससे एक थोड़ा सा एक परसेप्शन ऐसा बन रहा है। लेकिन ये जो 100 मीटर का जो क्राइटेरिया है ये 2002 से ही चल रहा है। 2002 में राजस्थान गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ माइंस ने जगाधरी में एक एक्सरसाइज की थी कि अरावली में किस लेवल तक हम माइनिंग लीजेस को ग्रांट कर सकते हैं। तो ये तय हुआ कि 100 मीटर का दायरा ग्राउंड से लेकर 100 मीटर तक के दायरे में हम माइनिंग लीज ग्रांट कर सकते हैं। उसके ऊपर के जो क्षेत्र है उसे अनटच रखा जाएगा। और अनटच क्यों रखा जाएगा, हम सभी जानते हैं कि जिससे कि वहाँ की जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब ना हो और जो उसकी यूनिकनेस है वो भी डिस्टर्ब ना हो। लेकिन लोअर लोअर रीचेस में काम कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि लोगों को रोजगार भी चाहिए। दूसरा, मिनरल हमारे सभ्यता के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, तो उनका भी दोहन होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। इस वजह से ये डेफिनेशन की आवश्यकता पड़ी। लेकिन ये मैटर चल ही रहा था और सुप्रीम कोर्ट में भी अलग अलग जो वो पर्यावरण से संबंधित या याचिकाएं लगती हैं, उसमें बार बार इस चीज़ का भी जिक्र हो रहा था। तो हाँ, तो पिछली दफ़ा तो 2024 में इस केस की गोदा वर्मन केस की सुनवाई के समय ये मुद्दा आया कि जी अब अरावली की भी डेफिनेशन हमें बनाना चाहिए, जिससे कि जो 4 राज्य हैं, राजस्थान सबसे बड़ा एरिया उसी में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, हरियाणा और गुजरात, इसमें अरावली रेंजेस आती हैं। तो इसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं 29 जिले हैं शायद, तो 29 जिलों में तो अरावली की जो डेफिनेशन एक जैसी कर दिया, जिससे कि जो भी माइनिंग लीजेस हैं और जो क्लियरेंसेज हैं वगैरह हैं उनमें एक यूनिफॉर्मिटी रहे। इसके लिए मैटर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के पास गया और उसने अपनी रिकमेंडेशन दी। उसकी रिकमेंडेशन अरावली के संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक है और तर्क संगत भी है। मतलब उसमें इतना हम मीन में क्या विवाद नहीं पैदा कर सकते। मैं क्योंकि काफ़ी रिकमेंडेशन है तो आपको रीड आउट भी कर देता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि अरावली क्षेत्र की मैपिंग होना चाहिए। मैपिंग क्यों होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए जिससे जानकारी मिले कि कितनी माइनिंग चल रही है उसमें, ये किस तरह की खनिजों की माइनिंग चल रही है, इसमें एरिया का इन्वॉल्वमेंट कितना है। मतलब यदि हम देखें तो कुछ खदानें छोटी हैं, कुछ मध्यम क्षेत्र की हैं, एरिया के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, और कुछ बहुत बड़ी खदानें, जैसे लाइमस्टोन वगैरह की खदानें बहुत बड़ी होती हैं,
और क्वार्ट्स वगैरह की खदानें तो छोटी होती हैं, गार्नेट वगैरह की खदानें। तो ये एक कैटेगराइजेशन भी उसमें हो जाए, और कितने एलिवेशन तक है, मतलब ये भी जानकारी मिल सकती है कि हो सकता है कुछ खदानें जो 100 मीटर का क्राइटेरिया है उससे ज़्यादा भी हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के रिकमेंडेशन पे मान लिया कि 100 मीटर का क्राइटेरिया सही है, और इसके आधार पर ही माइनिंग भी प्लांट होना चाहिए। दूसरा जो कमेटी का रिकमेंडेशन था कि इन सभी क्षेत्रों में जो कि डिफाइंड क्षेत्र है उसमें EIA स्टडी, मतलब एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की स्टडी एक होना चाहिए, जिससे कि इन खदानों के चलने की वजह से क्या किसी प्रकार का एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, और यदि हो रहा है तो उसके मिटिगेशन मेजर्स क्या होंगे। क्योंकि जब हम स्टडी करेंगे तो नेचुरली ये बात भी आएगी कि इसमें मिटिगेशन क्या करें, कैसे इनको बचाएं, संरक्षण कैसे करें, ये सब चीज़ों पर भी चर्चा होगी। इसमें ये हुआ कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जिन जिन फॉरेस्ट एरियाज हैं, उनमें माइनिंग की अनुमति नहीं होना चाहिए। फिर है कि कोई वाटर बॉडी है, उसे 2 किलोमीटर के मीटर के दायरे में माइनिंग की अनुमति ना हो। वो एरिया जहाँ पर कि सरकारी खर्चे से प्लांटेशन किया गया है, उनमें भी माइनिंग की अनुमति नहीं मिलना चाहिए। ऐसे क्षेत्र, ऐसी माइनिंग एक्टिविटी जिन्होंने ग्राउंड वाटर लेवल को टच कर लिया या उसके नीचे माइनिंग कर रहे हैं, वो माइंस बंद होना चाहिए। इसी तरह से जो एक्विफर्स हैं, अंडरग्राउंड और सरफेस बॉडीज हैं, रामसर साइट्स हैं, इनके भी जो क्षेत्र हैं यहाँ, इनके आसपास भी माइनिंग नहीं होना चाहिए। माइनिंग के लिए जो ब्लास्टिंग ऑपरेशंस करते हैं उस पर भी कंट्रोल करने का रिकमेंडेशन है, और उसके लिए IBM को ही जवाबदेही दी है कि उसका जो मॉनिटरिंग है और कंट्रोल है वो IBM के पास रहेगा। अभी भी यही होता है कि तो ब्लास्टिंग के जो पैटर्न्स हैं वो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइनिंग प्लान के समय में उसको देखता है। और अभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं जिसमें कि जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें कंट्रोल ब्लास्टिंग करके नुकसान कम से कम होता है, और नहीं के कई बार तो नहीं के बराबर ही होता है। ये भी है कि जो खदानें सरेंडर हो चुकी हैं या जो खदानें छोड़ दी गई हैं उनका क्या स्टेटस है, उसके बारे में भी जानकारी लेना है। इस तरह से कई रिकमेंडेशन है। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी ऑब्जर्व किया कि सारंडा जो फॉरेस्ट है झारखंड में, उसमें एक मैनेजमेंट प्लान है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये प्लान अरावली के क्षेत्र में भी होना चाहिए। तो इससे फ़ायदा क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट माइनिंग रूल्स में है, उस कॉन्सेप्ट के तहत जब भी कभी माइनिंग लीज ग्रांट हो तो पहले से ही इस बात का ध्यान रखा जाए कि उन क्षेत्रों में माइनिंग लीज ग्रांट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसी चर्चा हो रही है क्या माइनिंग के ऊपर ब्लैंकेट बैन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कारण ये है कि मिनरल, जैसा पहले भी कहा, कि सभ्यता के विकास के लिए बेहद आवश्यक है, और हम भारत में बहुत से खनिज ऐसे हैं जो भारत में मिलते नहीं हैं और उन्हें बाहर से मंगाना पड़ता है, या मिलते भी हैं तो इतनी कम मात्रा में कि हमारी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो अन्वेषण है, एक्सप्लोरेशन, प्रॉस्पेक्टिंग है और जो माइनिंग है वो हमारे लिए बेहद आवश्यक है। जैसे अभी कुछ क्रिटिकल मिनरल्स भी सरकार ने आइडेंटिफाई किए हैं, 24 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, तो उनके लिए भी अरावली बहुत प्रॉमिसिंग एरिया है, और इसी तरह के जो अरावली से मिलते जुलते दूसरे क्षेत्र हैं दूसरे राज्यों में, वो भी प्रॉमिसिंग एरिया हैं। तो गवर्नमेंट का थ्रस्ट है कि सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए इन क्षेत्रों में एक्सप्लोरेशन और माइनिंग होना चाहिए। तो इसीलिए बैन नहीं हो सकता, और कहीं पर भी ऐसा बैन नहीं होता, लेकिन हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से इन क्षेत्रों का विकास कर सकते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। तो एक इशू इसमें भी आया है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है। बिल्कुल, ये इलीगल माइनिंग तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। कारण ये है, इसकी वजह से सरकार को रॉयल्टी का नुकसान तो होता है। इसके अलावा अनसाइंटिफिक माइनिंग होती है। जो लेबर वहाँ काम कर रहे हैं उनको सेफ्टी का किसी प्रकार का मेजर नहीं होता, और वैल्यूएबल जो मिनरल है उसका भी नुकसान होता है।
तो इसीलिए इलीगल माइनिंग कहीं पर भी हो रही हो, वो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है और सरकार का तो दायित्व है कि कहीं पर भी इलीगल माइनिंग हो रही हो, तो उसका जो है इमीडिएटली सस्पेंशन होना चाहिए, उसको जो भी पनिशमेंट एक्ट में दिया है, वो सारे पनिशमेंट उसमें होना चाहिए। ये जो एफर्ट लिया है अभी सुप्रीम कोर्ट ने, वो तो सिर्फ डेफिनेशन का नहीं है, बल्कि सिस्टमैटिक माइंस को डेवलपमेंट के लिए है ये। तो ये कहना कि माइनिंग से बहुत नुकसान होगा और अरावली एकदम खत्म हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मिनरल पूरे अरावली जो हिल रेंजेस है उसमें नहीं है, छोटे छोटे पॉकेट्स में कहीं कहीं पर कन्फाइंड है, और उन्हीं को ट्रेस करके, उन्हीं को एक्सप्लोर करके जब लगता है कि ये माइनिंग करना वायबल है, तभी कोई आता है, उसके बिना वहाँ पर कोई माइनिंग होती नहीं है। इसके अलावा 2015 के बाद से तो माइनिंग में काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं माइनिंग क्षेत्र में। अब देश में जो माइनिंग लीजेस ग्रांट होती हैं, वो माइनिंग लीजेस ऑक्शन के थ्रू ग्रांट होती हैं, जिसमें पहले से ही वेल कोऑर्डिनेटेड एरियाज ऑक्शन किए जाते हैं, और उनकी वजह से ये पहले मालूम होता है कि जो क्षेत्र है वो इन डेफिनेशंस को कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जैसा कि आज ही है कि केंद्र सरकार ने कहा भी है कि जब तक डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान नहीं बनता है, तब तक कोई भी नई माइनिंग लीज ग्रांट नहीं की जाएगी। ये एफर्ट पहले से भी था, 2024 में भी राजस्थान में जो खदानें ऑक्शन के लिए आ रही हैं, मेजर मिनरल की बात कर रहा हूँ मैं, जो खदानें ऑक्शन के लिए आ रही हैं, उन खदानों में साथ में कंडीशन भी है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये जो फैसला जिसमें आया है, तो सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना लीज ग्रांट नहीं की जाएगी, माइनिंग लीज ग्रांट नहीं की जाएगी, प्रोसेस तो चलता रहेगा, लेकिन लीज तभी ग्रांट की जाएगी जबकि सुप्रीम कोर्ट से उसकी अनुमति मिल जाएगी। तो मेरी निगाह में ये फैसला बहुत अच्छा है और इसको स्वागत भी करना चाहिए। कोशिश ये नहीं, पूरा सारे एफर्ट लेना चाहिए कि माइनिंग कहीं पर भी हो वो सस्टेनेबल माइनिंग हो, और जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और लोकल एरिया डेवलपमेंट भी हो, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिले और एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम हो। तो इसीलिए इस सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसे एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव में देखने की आवश्यकता है, और इससे माइनिंग सेक्टर को, पर्टिकुलरली अरावली के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। धन्यवाद।